नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। आज देश देशांतर में बात करेंगे बजट सत्र 2020 के दूसरे चरण की। इस चरण की शुरुआत 2 मार्च यानी सोमवार से होने जा रही है। इसका समापन 3 अप्रैल को होगा। संसद के बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 11 फरवरी तक चला, जिसकी शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ हुई थी। पहले चरण में उत्पादकता के लिहाज से दोनों सदनों में अच्छा काम हुआ। अगर सिर्फ राज्यसभा की ही बात करें तो यहां कामकाज की उत्पादकता 96% रही। राज्यसभा में पहले चरण में कामकाज के लिए 41 घंटे 10 मिनट का समय था, जिसकी तुलना में 38 घंटे 30 मिनट कामकाज हुआ। अब बजट सत्र के दूसरे चरण की बारी है। दूसरा चरण भी हर लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस चरण में कई खास विषयों पर चर्चा होनी है। कई ऐसे बिल हैं जिनको अंतिम रूप तक पहुंचाया जाना है। बजट सत्र के इस चरण में केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए बजट को मंजूरी दिलाई जाएगी। सरकार संशोधनों के साथ सरोगेसी रेगुलेशन बिल और प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास बिल भी पेश करेगी, जबकि 40 से ज्यादा बिल इस सत्र के लिए सूचीबद्ध हैं। तो आज बजट सत्र के पार्ट 2 को समझने की कोशिश होगी कितना महत्वपूर्ण है ये चरण। मेरे साथ बेहद खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है। परिचय मैं आपका करा दूं। मेरे साथ वी के अग्निहोत्री साहब जुड़ रहे हैं, पूर्व महासचिव राज्यसभा। सर, स्वागत आपका। मेरे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं संजय सिंह साहब, पॉलिटिकल एडिटर, फर्स्ट पोस्ट से। संजय जी, स्वागत आपका। चर्चा का हिस्सा है चक्षु राय भी, प्रमुख आउटरीच PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च। सर, स्वागत आपका। सबसे पहले शुरुआत अग्निहोत्री जी आप ही से करना चाहेंगे। सर, पहले चरण का समापन और दूसरे चरण का आगाज, इसके बीच के अंतराल को पहले हमारे व्यूवर्स को समझाइए। कितना प्रोडक्टिव होता है, इसमें होता क्या है, किस तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, स्टैंडिंग कमिटीज क्या करती हैं, बाकी कमिटीज क्या करती हैं, ये समझाइए सर जरा। इसके लिए मुझे थोड़ा आपको समय में पीछे ले चलना पड़ेगा जी। जब स्वतंत्रता के बाद पार्लियामेंट बना तो जो विभिन्न मंत्रालय हैं उनके जो बजट है उन सब की चर्चा फुल हाउस में ही होती थी, पार्लियामेंट के अंदर ही होती थी। लेकिन धीरे धीरे मंत्रालयों की संख्या बढ़ी और फिर ये देखा गया कि कुछ गिने चुने मंत्रालयों का ही बजट जो है वो पूरे सेशन में, बजट सेशन में कवर हो पा रहा था जी, डिस्कस हो पा रहा था। तो फिर ये विचार आया कि कमिटियां बनाई जाएं, स्टैंडिंग कमिटियां बनाई जाएं, जहां की गहन विचार किया जाए बजट के, विभिन्न मंत्रालयों के बजटों पर, जिससे कि कुछ अच्छे सुझाव आएँ और कुछ जो सुपरविजन है एग्जीक्यूटिव पर लेजिस्लेचर का वो ज़रा इफ़ेक्टिव हो। तो इसलिए ये इन समितियों का गठन किया गया और अब सभी मंत्रालयों को इन 24 कमिटियों में बांट दिया गया है। और इन 24 समितियों में 8 समितियां जो हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन के कंट्रोल में आती हैं, राज्यसभा सेक्रेटरीट उनको सर्विस देता है, और 16 समितियां जो हैं वो लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में आती हैं और उनकी सर्विसिंग जो है लोकसभा सेक्रेटरीट करता है। और इन कमिटियों में हर एक कमेटी के पास कुछ न कुछ मंत्रालय दिए गए हैं, जिससे कि जितने भी मंत्रालय हैं 40, 45, 50 वो सब इन कमेटियों में बांट दिए गए हैं। तो इस 4 हफ्ते के समय में, 4 हफ्ते हो 3 हफ्ते हो जो भी समय होता है, इसमें इन मंत्रालयों के बजट को जो कि अलॉट किए गए हैं डिफरेंट कमिटीज़ को, वो कमिटियां उन पर विचार करती हैं। उसकी पद्धति ये होती है कि बजट को देखकर, उन मंत्रालय के बजट को देखकर कमिटियां एक क्वेश्चनियर बनाती हैं और वो क्वेश्चनियर उन मंत्रालयों को भेजा जाता है। अच्छा। और उन मंत्रालयों से फिर जो जवाब आता है उसको पढ़ के फिर उन मंत्रालय के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सेक्रेटरी हैं और भी जो अधिकारी हैं, वो सब आके उन पर चर्चा करते हैं और जो उन्होंने जवाब दिया है उन पर डिस्कशन होता है और उसके बेसिस पर फिर कभी कभी कुछ और सवाल तैयार करते हैं। इस तरह पूरे 2-3 हफ्ते में 2 या 3 बार एक एक मंत्रालय का बजट का डिस्कशन किया जाता है इन कमेटियों में, और उसके बाद ये कमेटियां अपनी रिपोर्ट बनाकर सदन में पेश करती हैं। उनकी रिपोर्ट के बेसिस पर फिर चर्चा होती है। जो भी मंत्रालयों का डिस्कशन, बजट का डिस्कशन पार्लियामेंट में हो सकता है उनको। तो इस तरह आखिर में जाके सिर्फ 4 या 5 या 6, 50 में से 4, 5, 6 का ही डिटेल में डिस्कशन हाउस में हो पाता है। लेकिन चूंकि
कमेटियों ने अपनी अपनी रिपोर्ट दी हुई है, तो उस पर मंत्री जो है उस मिनिस्ट्री का, उसको एक रिपोर्ट देनी पड़ती है कि उनके जो सुझाव आए हैं उस पर आपने क्या कार्रवाई की। इस तरह से वो सुपरविजन ऑफ लेजिस्लेचर ऑन द एग्जीक्यूटिव चलता रहता है। संजय जी भी हमारे साथ है। संजय जी, दोनों चरणों के गैप को तो हमने समझ लिया, लेकिन 2 मार्च से अब सेकंड पार्ट शुरू होगा, कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है सेशन का ये पार्ट? देखिए, ये फर्स्ट पार्ट में तो बजट का प्रेजेंटेशन हो गया, उसका पैसेज हो गया। सेकंड पार्ट में जो बाकी लेजिस्लेटिव बिजनेस है वो आएगा, साथ में जो भी ऑपोजिशन चाहेगी जिन बातों पे विचार करना, उन पे बहस करना चाहेगी। और मेरे ख्याल में सरकार हमेशा उस चीज़ के लिए तत्पर रहती है। अब जैसे मान लीजिए अभी कई सारे विवाद चल रहे हैं, तो वो चाहेंगे कि उनको लेकर के आए। एक चीज़ मुझे लगता है कि एक जो बिल पिछले सत्र में पास हुआ था, उसकी तमाम और कारणों से, जैसे सीए का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसकी गूंज आएगी और मुझे लगता है कि सरकार चाहेगी कि एक दिन में बात करके ख़त्म हो जाए। अक्सर कई बार हम देखते हैं कि विपक्ष की एक स्ट्रैटेजी होती है कि आप सदन को ऐसे विषय लेकर के आए और शोर शराबा करें और शोर शराबा में कुछ समय निकाल दें ताकि वो अखबार की हेडलाइन हो। हमने जो एक प्रक्रिया देखी है, जो एक सुखद प्रक्रिया देखी है पिछले काफ़ी समय से सदन में, दोनों सदनों में, कि अगर शोर शराबे में टाइम जो लूज होता है, जैसे इस बार मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि मान लीजिए दिल्ली की जो घटना हुई, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जो घटना हुई, उसको लेकर के शोर शराबा होगा। तो शोर शराबा अगर होगा और कुछ दिन अगर कुछ एडजर्नमेंट होते हैं, तो सदन के दोनों सत्र कई बार देर तक बैठ करके, आधी रात तक बैठ करके उन्होंने जो लेजिस्लेटिव काम है या बाकी काम है उसको पूरा किया। तभी आप प्रोडक्टिविटी देखिए, पिछला सत्र जो था बजट का फर्स्ट पार्ट, उसमें जैसे आप बता रहे थे यहाँ 96% और उधर उसके आसपास। विंटर सेशन देखिए तो 100% पार कर गया, लोकसभा राज्यसभा 100% पे है। पिछले साल का बजट सेशन देखिए तो दोनों 100 के ऊपर हैं। तो ये एक सुखद प्रक्रिया है, क्योंकि कई बार ये होता है कि शोर शराबा हो गया और सरकार ने, क्योंकि सदन को चलाना और बिल पास करवाना वो सरकार की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि एक बड़ी अच्छी प्रक्रिया हुई है, जिसका श्रेय सदन के दोनों जो सभापति हैं, लोकसभा के और राज्यसभा के, उनको जाता है। जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो लोग वो करते हैं और फ्लोर मैनेजर हैं, और बाकी पार्टी ऑपोजिशन को भी वहाँ पे वो श्रेय जाएगा, क्योंकि अगर वो इस चीज़ के लिए बिल्कुल ही राजी ना हो तो भी ये प्रक्रिया नहीं हो सकती है। तो मुझे ये लगता है कि आप देखेंगे थोड़ा फायरवर्क्स होगा, लेकिन फायरवर्क के बाद जो आप बिल की जिक्र कर रहे थे शुरू में, और वो चीज़ें, वो बिल भी आएंगी, और अगर उस पर कोई जिक्र होना है, कोई बात होनी है, तो वो जनता के समक्ष आ जाएगी। ठीक है। तो चक्षु जी, अगर आर्थिक हालात की बात करें और अर्थव्यवस्था के लिहाज से समझने की कोशिश करें, तो बजट सत्र का ये हिस्सा कितना इंपॉर्टेंट हो रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस को लेकर वैश्विक स्तर पे भी बातचीत हो रही है, तो क्या उस मुद्दे पे भी कोई बातचीत हो सकती है? आर्थिक लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट है ये सेशन? अच्छा, आर्थिक लिहाज से ये जो सेकंड हाफ होता है बजट सेशन का, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अग्निहोत्री जी और संजय जी जो कह रहे थे उस बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा। हमारा संविधान ये कहता है कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, ये वो फंड होता है जिसमें सरकार जितना टैक्सेस से कमाती है या किसी और जगह से कमाती है, वो सारा पैसा उस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर आता है। और उस पैसे को खर्च करने के लिए देश के ऊपर सरकार को पार्लियामेंट की रजामंदी चाहिए होती है। उस रजामंदी को लेने के लिए, जैसे अग्निहोत्री सर ने कहा था कि पार्लियामेंट्री कमेटियां पहले हर मिनिस्ट्री की, वो मिनिस्ट्री कितना पैसा खर्च करना चाहती है उसका विश्लेषण करती है, और फिर इनमें से कुछ चुनिंदा मिनिस्ट्रियों की डिमांड फॉर ग्रांट्स के ऊपर सदन के ऊपर चर्चा होती है, लोकसभा में चर्चा होती है। राज्यसभा में एक प्रोसेस होता है, क्योंकि राज्यसभा के पास फाइनेंशियल पावर्स काफ़ी नहीं हैं, तो राज्यसभा में डिस्कशन ऑन द वर्किंग ऑफ मिनिस्ट्रीज होता है। इन चीज़ों के बाद क्या होगा कि डिमांड फॉर ग्रांट्स पर वोटिंग होगी, और जिन मिनिस्ट्रियों की डिमांड्स पर डिस्कशन नहीं हो पाया है उन सबको एक साथ जोड़कर उनको वोट कर दिया जाएगा बिना डिस्कशन के, और इस प्रोसेस को गिलेटिनिंग कहा जाता है। इस सब में जो संसद सदस्य अगर मिनिस्ट्रियों के खर्चे से सहमत नहीं है तो वो उस पर कट मोशन भी मूव कर सकते हैं, बट क्योंकि सरकार का बहुमत है लोकसभा में तो कट मोशन ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। इस सब के बाद अप्रोप्रिएशंस और फाइनेंस बिल का पैसेज होगा। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी
तब जो हमारी बजटरी प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। बजटरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो संजय जी कह रहे थे कि काफ़ी सारे सरकार के पास विधायी कार्य हैं, कुछ ऑर्डिनेंसेस हैं जो कि 11 या 12 तारीख को होली के बाद लैप्स होने वाले हैं। तो सरकार की कोशिश रहेगी कि शायद पहले हफ्ते में उन 2-3 ऑर्डिनेंसेस को पास करा लिया जाए। उसके बाद सरकार के पास कुछ 25 से 30 बिल्स हैं जो कि सरकार डिस्कस और पास कराना चाहती है। एक चीज़ हमें इसमें और नोट करनी चाहिए, जब ये 3-3.5 हफ्ते का जो अंतराल था, जब हाउस सेशन पर नहीं था, तो स्टैंडिंग कमेटियाँ 2 चीज़ों पर चर्चा कर रही थी। अच्छा, काफ़ी सारी स्टैंडिंग कमेटियाँ ऑब्वियसली डिमांड फॉर ग्रांट्स को स्क्रूटनाइज कर रही थी, बट कुछ स्टैंडिंग कमेटियों के पास बिल भी थे। जैसे फाइनेंस कमेटी एक बिल को देख रही है जो कि इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी लॉ को बदल रहा है। लेबर कमेटी के पास 3 बिल हैं जिसको लेबर कमेटी देख रही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमेटी एक डीएनए बिल को देख रही है। तो ये भी आशा है कि इन सारी कमेटियों में से कुछ कमेटियों की रिपोर्ट इस समय आएगी, और जब कमेटियों की रिपोर्ट सदन के सामने आ जाएगी तब उनका जो पाथ है हाउस के अंदर डिस्कशन का वो क्लियर हो जाएगा। तो जैसे ही कमेटियों की रिपोर्ट आ जाएगी तब सरकार उन्हें हाउस के अंदर मूव कर सकती है। तो जो बिल सरकार के पास हैं और जिन बिलों की रिपोर्ट संसद में आ जाएगी तो उन पर भी चर्चा होने की आशंका है। ठीक है अग्निहोत्री जी, बिना किसी विघ्न के, बिना किसी बाधा के सदन को सुचारू रूप से चलाना हमेशा एक चैलेंज है, और इस बार जैसे कि संजय जी भी कह रहे थे कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके बाद ये चुनौती और बड़ी हो जाती है। क्या माने कि इस बार ये चैलेंज बड़ा होने वाला है शुरुआती दिनों में हाउस के? नहीं, अवश्य ही चैलेंज बड़ा होगा, लेकिन देखा यह भी गया है कि अगर कुछ मुद्दा है जिस पर सरकार की हमेशा यही रहा है उनका विचार कि कोई भी विषय पर डिस्कशन करने को वो तैयार है, तो ज़रूरी नहीं है कि हल्ला गुल्ला हो, शोर शराबा हो। अगर विचार किसी विषय पर करना है तो उसको अगर नोटिस आता है तो उस पर चर्चा होगी। लेकिन देखा कभी कभी ये जाता है कि जनरल काम बंद करके, क्वेश्चन आवर को कर्टेल करके चर्चा शुरू करने का जो रिक्वेस्ट आती है उस पर गवर्नमेंट जो है वो अग्री नहीं करती है। लेकिन आपकी एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, वो निर्णय लेती है कि किन किन विषयों पर जिस पर के नोटिस आए हुए हैं चर्चा होनी है और कितना समय चर्चा के लिए अलॉट होना है, और उस बेसिस पर अगर चर्चा होगी तो मेरे समझ में ज़्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो समस्या नहीं होनी चाहिए अगर सही हिसाब से सारी चीज़ों को सूचीबद्ध किया गया। लेकिन संजय जी, हम जब उत्पादकता की बात करते हैं और राज्यसभा का ही जिक्र करते हैं तो पिछली बार 96% की उत्पादकता कामकाज के लिहाज से दर्ज की गई। इस टारगेट को आगे बढ़ाना इस बार मौजूदा स्थिति में क्या बड़ा चैलेंज होने जा रहा है? एक बड़ा लक्ष्य के तौर पे, एक बड़ी चुनौती के तौर पे हम देख सकते हैं इसी टारगेट को बीट करना। देखिए, एक तो ये चैलेंज हर समय सरकार के साथ और सदन के सभापति के साथ होता है। अब उसमें जो सभापति हैं, एक तो आप हर बजट सेशन के पहले वो मीटिंग करते हैं सभापति, हर सेशन के पहले उसमें ऑल पार्टी की चर्चा होती है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का जिक्र कर रहे थे, वो सारी प्रक्रिया अपने जगह पे। लेकिन हर दिन जो एडजर्नमेंट मोशन मूव होता है या होगा, आप उसको क्या करेंगे? आप ऑब्वियसली मतलब जितने आते हैं उसको आप स्वीकार नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे ही एडजर्नमेंट मोशन कह देते हैं, वो मांग लेते हैं क्योंकि 5 सुबह 10 मिनट के लिए खबर बन जाती है, वो टेलीविज़न पे थोड़ी देर चर्चा हो जाती है और वहाँ पे आप शोर शराबा करते हैं। और कई बार एक टेंडेंसी जो अनफॉर्चुनेट है, सीरियस डिस्कशंस के बारे में बाहर ज़्यादा चर्चा कम होती है और शोर शराबे के बारे में चर्चा ज़्यादा हो जाती है। तो विपक्ष में कई बार एक टेंडेंसी होती है कि हम ये शोर शराबा करें और उसको हम लाइमलाइट में लेकर के, मतलब हेडलाइंस में लेकर के जाएं। अब ये जो मैं कह रहा था कि उसके बावजूद इस बार जैसे उनके मुद्दे वो रेडी हैं, वो मतलब पता है कि मंडे को आप एंटिसिपेट कर सकते हैं कि क्या होगा 11 बजे जब सदन खुलता है। अब वहाँ पे जाकर के मान लीजिए कि ऐसा हुआ भी है कि हाउस उस समय में एडजर्न कर दिया गया, उसके बाद का प्रोसेस फिर कैसा होता है? आप जैसे राज्यसभा में ही देखें तो एक तो क्वेश्चन आवर और 0 आवर का वो टाइम जैसे चेंज हुआ, कुछ लोग उस चीज़ से सहमत हैं, कुछ नहीं है, लेकिन उसकी अपनी एक एक्सपेरिमेंट हुआ और वो चल रहा है, मतलब एक तरह से वो चल रहा है। उसके बाद जो विधायी कार्य हैं या किसी चीज़ की चर्चा कोई डिमांड करता है
तो सरकार के नाते अगर सदन में चर्चा नहीं होगी तो कहाँ होगी, तो वो फटाफट चर्चा के लिए अक्सर या सभापति उस समय मान जाते हैं, आगे का बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के साथ बात करके, मिनिस्टर की उपलब्धता के साथ बात करके वो समय निश्चित कर दिया जाता है। मुझे लगता है कि इस बार वो चैलेंज हर सेशन दर सेशन जो आप जिस चैलेंज की बात करते हैं वो चैलेंज खड़ा होगा। और राज्यसभा बजट सेशन में बजट पर से के लिए राज्यसभा का कोई बहुत बड़ा रोल होता नहीं, लेकिन राज्यसभा का रोल जो है कई समय से एक डिस्कशन में आ रहा है। एक समय में ये कहा जा रहा था कि बिल जो लोकसभा से पास होते थे वो राज्यसभा में ब्लॉक कर दिए जाते थे, क्योंकि नंबर्स थोड़ा यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा के बीच में स्क्यूड था। यहाँ एनडीए के पक्ष में वो नहीं था, लेकिन वो यहाँ पक्ष में ना होते हुए भी काफ़ी क्रूशियल और क्रिटिकल बिल जो थे वो सरकार ने पास करवाए, जैसे ट्रिपल तलाक का है या सीए का है या आरटीआई का जो था। ये चीज़ें पास करवा के सरकार ने, देखिए कोई बिल अगर पास होती है तो सरकार उसके लिए परसुएट तो करती है, लेकिन जो पार्टियां तैयार होती हैं वो पार्टियां एनडीए की पार्टियां नहीं हैं, तो इसका मतलब उसमें वो मेरिट देखते हैं और साथ में किस तरह का फ्लोर मैनेजमेंट होता है। तो मुझे लगता है कि सरकार इस बात को तत्पर होगी। सभापति स्वयं इस चीज़ को लेकर के काफ़ी सारा वो मंथन करते रहते हैं। राज्यसभा में वेंकैया नायडू, हमने लोकसभा में भी देखा कि उत्पादकता बढ़ी है, और राज्यसभा जो बिल्कुल ही अजीब एक मतलब आप कहिए कि स्टॉल वो कर रहा था, वहाँ प्रोडक्टिविटी अगर आप पहले से कंपेयर करें तो ज्यादा चक्षु अगर वो विल बेयर मी आउट, पहले से काफ़ी ज़्यादा है वो प्रोडक्टिविटी, काफ़ी ज़्यादा वो आगे बढ़ी है। तो 96% इज क्लोज टू 100% ब्रॉडली। तो 100 के ऊपर मान लीजिए कभी जरूरत पड़ी तो 6 बजे के बजाय वो 8 बजे तक भी बैठ सकते। तो कई बार अपने जरिए जो टारगेट सेट किए जाते हैं उन्हीं को पार करना एक बड़ा चैलेंज हो जाता है। लेकिन चक्षु जी, इस बार सरकार की सूची में कौन कौन से ऑर्डिनेंस, कौन कौन से विधेयक हैं जो इंपॉर्टेंट होंगे और जिनको सेशन में चर्चा के दौरान रखा जाएगा, जिन पर बातचीत होनी है इस बार? अच्छा, दो चीज़ें कहना चाहूँगा। एक, संजय जी ने जिक्र किया कि राज्यसभा में जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं उनका नंबर क्या है। उस नंबर में इस साल थोड़ा सा बदलाव आएगा। मैं कहीं पे देख रहा था कि 27 मार्च को राज्यसभा के काफ़ी सारे इलेक्शन होने वाले हैं। इस पूरे साल में मेरे ख्याल से 65 से 70 के बीच में सीटें खुलने वाली है राज्यसभा में। तो हम राज्यसभा में कुछ मेंबर्स को देखेंगे कि उनका कार्यकाल ख़त्म हुआ, कुछ नए मेंबरान को आते हुए देखेंगे। बहरहाल सरकार के पास एक काफ़ी लंबा और एक विस्तृत लेजिस्लेटिव एजेंडा है। कुछ बिल विड्रॉ हो रहे हैं, कुछ बिलों पर चर्चा होनी है। एक आपने बिल, सरोगेसी बिल की आपने बात करी थी। सरोगेसी बिल की रिपोर्ट जो संसदीय समिति की थी वो आ गई है। उसके बाद कैबिनेट में उसमें कुछ अमेंडमेंट्स मूव होने की बात हो रही है। तो जब वो अमेंडमेंट्स मूव होंगे तो उसके बाद वो बिल डिस्कशन हाउस में होगा। आपने एक और बिल की बात करी थी, विवाद से विश्वास का बिल। ये बिल जो टैक्स डिस्प्यूट्स हैं उसको 31 मार्च तक रिजॉल्व करने के लिए एक प्रक्रिया बना रहा है। तो आशा रहे कि ये जितनी जल्दी ये बिल पास होगा उतनी जल्दी इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सरकार ने एक एम्बिशियस 9,000 करोड़ का गोल बनाया है कि उतने डिस्प्यूट्स के पैसे इस बिल के थ्रू आ जाएंगे। इसके अलावा एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल सरकार लाई थी पिछले बजट सेशन के पिछले हफ्ते में, उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। हाउस में लिस्टेड है उसको पास कराने के लिए। जब ये अंतराल था हमारे बजट सेशन का, उस वक्त सरकार ने, कैबिनेट ने एक मैटरनिटी जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी था उसको बदलने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। तो उसके लिए सोमवार को एक बिल आने वाला है। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को लेकर एक बिल आ रहा है। तो इस तरह से बिल काफ़ी सारे हैं। एक डैम सेफ्टी का बिल है जो कि हाउस के अंदर करेंटली है, उसे पास कराना है। सरकार कुछ पुराने बिल जो कि काफ़ी समय से राज्यसभा की सूची में लंबित पड़े थे उनको हटाने की कोशिश कर रही है। एक 2007 का प्राइवेट डिटेक्टिव्स को रेगुलेट करने के लिए एक बिल था, उसको हटाया जा रहा है। सीट्स बिल के ऊपर सरकार एक नए बिल के ऊपर काफ़ी समय से चर्चा कर रही है। तो एक पुराना 2004 का सीट्स बिल था, उसको हटाया जा रहा है। तो इस तरह से सरकार के पास विधायी कार्रवाई तो काफ़ी ज़्यादा है, समय भी है उस विधायी कार्रवाई को करने के लिए। दो चीज़ें संजय जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कि जब भी हाउस थोड़ा डिसरप्ट होता है और कार्यकाल जो उसका कार्य है वो कम हो जाता है, तो दोनों हाउस कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा लंबा बैठ के काम को पूरा कर सकें और एटलीस्ट जो टाइम लॉस हुआ है उसको मेकअप कर सकें।
बट इसमें मैं सिर्फ एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, वो ये है कि राज्यसभा में तो जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जिसका संजय जी जिक्र कर रहे थे कि 0 आवर पहले हो जाता है तो एटलीस्ट डिस्टर्बेंस वहाँ पे सॉल्व हो जाती है, तो क्वेश्चन आवर उतना ख़राब नहीं हो पाता है। बट जब लोकसभा में क्वेश्चन आवर ख़राब होता है, चाहे राज्यसभा में हो चाहे लोकसभा में हो, वो एक फिक्स्ड आवर होता है। जब लोकसभा या राज्यसभा का क्वेश्चन आवर ख़राब होता है तो वो क्वेश्चन आवर आप शाम को 6 बजे के बाद बैठकर नहीं कर सकते हैं, और वही एक मौका रहता है विपक्ष के लिए और सत्ता पक्ष के लिए सरकार के कामकाज पर अंकुश रखने का। तो अगर वो घंटा खो जाता है तो चाहे हम कितना ही ज़्यादा बैठ लें वो वापस नहीं आ पाता है। तो जो दोनों सदनों के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो काफ़ी कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट क्वेश्चन आवर डिसरप्ट ना हो, और मैं मेरी आशा रहेगी कि जब ये हाउस चले तो एटलीस्ट क्वेश्चन आवर का जो टाइम है वो थोड़ा सा सुचारू रूप से ठीक है। ठीक है अग्निहोत्री जी, जब हम उत्पादकता की बात करते हैं और राज्यसभा की बात करते हैं तो हम 96% का आंकड़ा बताते हैं पहले चरण का। सर इसी के साथ एक रिपोर्ट ये भी सामने आई कि ये देखने की कोशिश की गई कि सभी दलों की सीटों के अनुसार कितनी सहभागिता रही। सर ये जानना कितना सुखदायी है, क्योंकि इस रिपोर्ट को देखने के बाद, पढ़ने के बाद ये लगा कि हाँ, सीटों के अनुसार सभी की इन्वॉल्वमेंट पूरी थी, सबकी सहभागिता सुनिश्चित तौर पर दिखाई देती थी। ये रवायत कैसे देखते हैं सर आप? नहीं, ये बहुत अच्छी एनालिसिस की है, बहुत ही रिवीलिंग है एनालिसिस। इसमें 2-3 चीज़ें उभर के आई हैं जी। एक तो उभर के ये आया है कि जैसे कि 2 मेन पार्टीज़ हैं, कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस, तो इन्होंने करीब 50% समय लिया और बाकी पार्टियों को 50% मिला। ये तो मोटा मोटी ये हो गया। इसको इवैल्यूएट करने के लिए उन्होंने किस सांसद ने राज्यसभा के इन 5 विषयों के तहत अपना इंटरवेंशन किया, जिसमें कि आपका क्वेश्चन आवर है, 0 आवर है, और ये जो स्पेशल मेंशन है, डिस्कशन ऑन मोशन ऑफ थैंक्स ऑफ प्रेसिडेंट है, एंड डिस्कशन ऑन जनरल डिस्कशन ऑन बजट है। इन 5 चीज़ों पर उन्होंने देखा कि किन किन सांसदों ने पार्टी वाइज और इंडिविजुअली किया, उस बेसिस पर ये हुआ। इसके बाद ये देखा गया कि इंडिविजुअली भी अगर लें तो बीजेपी के उन्होंने कहा कि कुछ 34% मेंबर्स हैं पार्टी के, उसी हिसाब से उसी के आसपास उन्होंने समय लिया जी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये उन्होंने देखी कि बहुत छोटी पार्टी हैं जो कि जिनके कि 5 से कम मेंबर राज्यसभा में हैं, उन्होंने भी बहुत आगे आकर भाग लिया है और बहुत अच्छा उसमें चर्चा में अपना सहयोग दिया है और सक्रिय काम किया है। और उन्होंने इसके अलावा एक लिस्ट निकाली कि हर एक कौन कौन एमपी ने कितने इंटरवेंशंस किए। उसमें टॉप पर है आपकी वाईएसआर कांग्रेस, नंबर 1 पोजीशन 23 इंटरवेंशंस, और नंबर 3 पोजीशन भी वाईएसआर कांग्रेस की है। माने छोटी पार्टियों का भी के सांसदों का भी पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा पाया गया है। ये उसमें उभर के आया है। संजय जी, आखिर में एक सवाल आप ही से, केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बजट को मंजूरी को लेकर भी इसमें चर्चा होने वाली है। ये विषय कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है, संक्षेप में बताइएगा। देखिए, पहले तो मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि वहाँ अभी उसका विधानसभा नहीं है, हर असेंबली की अपनी इलेक्टेड बॉडी होगी, मतलब हाउस एवर यूटी है। लेकिन उससे ज़्यादा ये मैसेज जो देश को जाता है, क्योंकि अभी तक जो लद्दाख काफ़ी नेग्लेक्टेड, मतलब संसद में जिस समय 370 पे बात हो रही थी, ये चर्चा हुई, जम्मू एंड कश्मीर के लिए जो हुआ, और मुझे लगता है कि ये जो बजट होगा वहाँ के लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि पहले भी मान लीजिए प्रेसिडेंट रूल जब लगा होता था तो यहाँ से बजट पास होता था, लेकिन इस बार निगाहें और भी ज़्यादा होंगी कि किस तरह का सरकार उनके लिए बजट पेश कर रही है, क्या जो डेवलपमेंटल कार्य हैं वो किस तरह के हैं, और मुझे लगता है कि वो जो लोगों की अपेक्षाएं होंगी उसके ऊपर ये जो बजट है वो सक्षम होगा। ठीक है, तो बजट सेशन के दूसरे चरण की शुरुआत 3 अप्रैल को इसका समापन होगा। बेहद खास रहने वाला है, कई मुद्दों पर बेहद खास तौर पे बातचीत होने वाली है। बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देश देशांतर में आज बस इतना ही। आप जानते ही हैं कि आप हमारे कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां आपके सुझाव का, आपके रिएक्शंस का हमको बेसब्री से इंतजार रहता है। तो फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।